हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12th। तो बेटा फाइनली हम एक और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950s टू 1990 के चैप्टर के अंदर फॉरेन ट्रेड और एक क्रिटिकल अप्रेजल जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हुआ। अच्छा बेटा, हमने पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा तो, लेकिन उसका क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या क्रिटिकल अप्रेजल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉरेन ट्रेड, क्योंकि देश जो है, इकोनॉमी जो है, सिर्फ अपने आप तक निर्भर नहीं रहती, वो अपने आप तक निर्भर नहीं रहती, उसे दूसरे देशों के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, वो अकेले आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में तो पढ़ा ही था। ठीक है गाइस, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर और ऐसी और वीडियोस जो आपके रिलेटेड इस टॉपिक से आगे आ चुकी है और आगे आ रही हैं, उन सब के पीछे अगर आपको देखना है तो बेटा आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे KG1 से लेकर 12 तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाके आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ मतलब डजंट मैटर कि आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, MP बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, सारे बोर्ड यहां कवर होते हैं, सारी चीजें कवर होती हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी, मतलब इतना सा भी आपको शंका लेने या डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरीवन, और ये सारी की सारी चीजें एकदम निःशुल्क है, फ्री है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पर। चलिए गाइस, ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम और चलते हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर। अच्छा, फॉरेन ट्रेड क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं इंडिया की, तो इंडिया अपने आप में जो कंट्री है, क्या सफिशिएंट है? क्या सफिशिएंट है ये चीज कि हम जो बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया अपने आप में आत्मनिर्भर है क्या? जिस टाइम की बात कर रहा हूं उस टाइम के अनुसार बताना, 1950s टू 1990। आप आज के हिसाब से सोचने लग जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, आप आज के अनुसार सोचने लग जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर ही 1950s टू 1990 के बीच में, तो आप आज के हिसाब से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? आपको सोचना है उस अनुसार कि जब हमारा आजादी मिली और आजादी के कुछ 30-40 साल या 3-4 डिकेड्स तक की जब हम बात करें, तो भैया उस टाइम पे हमारे इंडिया क्या सफिशिएंट था? मुश्किल बात है, काफी मुश्किल है कि सारी चीजें तो सर हम खुद से नहीं बना सकते, ये तो फैक्चुअल बात है। ऑल्सो बीइंग अ वेरी सरप्लस एंड रिच इन रिसोर्सेज, हम लोग अपने आप को काफी ज्यादा डेवलप भी कर सकते हैं, तो सारी चीजें तो खुद तो बना नहीं सकते। दूसरी चीज, सारी चीजें खुद ना बनाकर भी अगर हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे रिसोर्सेस हमारे पास बहुत सारे थे, स्पाइसेस हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे पास स्पाइसेस बहुत सारे हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल्स टाइप की चीजें बहुत ज्यादा हैं, एग्रीकल्चर बहुत स्ट्रांग था, स्ट्रांग मतलब इन द सेंस कि हम लोग एग्रीकल्चर सरप्लस कंट्री थे, एग्रीकेरियन इकोनॉमी जिसको कहते हैं। तो हम ऐसे कंट्री थे जहां पे रॉ मटेरियल्स काफी ज्यादा उग रहे हैं, लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल्स से पूरा देश चल नहीं सकता, राइट? तो फॉरेन ट्रेड करने पड़ते हैं आपको। क्या फॉरेन ट्रेड करने पड़ते हैं? फॉरेन ट्रेड इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि फॉरेन ट्रेड के अंदर आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास जो सरप्लस चीजें होती हैं हम दूसरे देशों के अंदर पहुंचाते हैं, और दूसरे देशों के अंदर जो कम ज्यादा चीजें होती हैं और हमारे देश के अंदर जो कमी है उसको हम दूसरे देशों से बुलवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर दो घर हैं, दो घर में आस पड़ोस के लोग रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दो घर हैं, यहां पे आस पड़ोस के लोग रहते हैं, इसके पास अगर एक्स्ट्रा शुगर है, इसके घर में अगर शक्कर ज्यादा है, तो कई बार हमारे घर से हमें भेजा जाता है ना कि बेटा आंटी से शक्कर लिया, एक कटोरी शक्कर लिया। बचपन में काफी किया होगा आपने, अभी के डेट में तो शायद इतना नहीं होता क्योंकि फैसिलिटीज इतनी ज्यादा हो गई है कि आपके पास कुछ भी कमी होती है तो आप खुद जाके मार्केट जाके और सामान ले आते हो। अब वो एक कटोरी शक्कर मांग ला आंटी से, या एक नींबू ले आंटी से, या बगल वाले पड़ोसियों से कुछ मांग ले, वो इतना आज के डेट में नहीं होता। लेकिन पहले के टाइम जब आप छोटे थे या मैं जब छोटा था, जब हमारे पीछे जब लोग जब थे पुराने जमाने में, तो वहां पे क्या फैसिलिटीज थोड़ी कम थी, तो हम आपस में एक दूसरे से निर्भर ज्यादा रहते थे कि हमने जो है थोड़ी शक्कर मांग ली तो इन्होंने क्या दही जमाने के लिए थोड़ा सा कर्ड मांग लिया। दही जमाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? दही चाहिए होता है, फर्मेंट करना पड़ता है दूध में, दूध उबाल के उसमें दही डाल दो, रात भर छोड़ दो तो दही बन जाता है अगले दिन सुबह, राइट?
तो उसको फर्मेंट करने के लिए रख दिया जाता था। तो भैया ऐसे कुछ हमारे लेन देन चलता रहता था घरों में, है ना। सेम देशों के बीच में भी ऐसा लेन देन चलता रहता है, फंड्स का, सामान का, रिसोर्सेस का, सर्विसेज का। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनका लेन देन देशों के बीच में होता रहता है, और इसे ही हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। सामान को आप एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा रहे हो, बाउंड्रीज क्रॉस हो रहा है, उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। और फॉरेन ट्रेड इसलिए जरूरी है क्योंकि आप खुद से निर्भर नहीं होते हो। अब सर फॉरेन ट्रेड अच्छा है कि बुरा है? बेटा इसके दो तीन एस्पेक्ट हैं। दो तीन एस्पेक्ट क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल फॉरेन ट्रेड, अच्छा फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें, फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें तो तुम एक जरा थोड़ी सी बात ना ध्यान से सुनना। फॉरेन ट्रेड के ना दो तीन एस्पेक्ट्स हैं, ये मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए समझा रहा हूं। जरा देखना, एक, अगर आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो, इंपोर्ट ज्यादा करते हो तो वो चीज आपके देश के लिए खराब है। क्यों खराब है? मतलब आप दूसरे लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो। मतलब ये तो वाली बात हो गई कि जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च कर रहे हो। कि सर इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? सामान बाहर से आ रहा है लेकिन हमारा पैसा भी तो बाहर जा रहा है। हमारा सामान बाहर से आ रहा है लेकिन हमारा पैसा भी तो बाहर जा रहा है। तो जितना भी हम कमा रहे हैं, हम कमा कमा के बाहर के दूसरे देशों को देते जा रहे हैं। ये तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी हम दूसरे देशों को वेल्दी बनाते जा रहे हैं। तो इंपोर्ट का ज्यादा होना खराब बात है। तो हमारे ऑल्सो अगर इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो प्रॉब्लम यह होती है कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट जो है ये काफी सफर करता है, इसको काफी नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि सर डोमेस्टिक मार्केट मतलब हमारे देश के जो बिजनेसेस हैं उनको काफी नुकसान होता है। अच्छा, ओके 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 ओके, अब समझ आया सर कि इंपोर्ट्स पे ड्यूटी क्यों लगती है, टैरिफ क्यों लगता है, टैरिफ्स क्यों लगते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि इंपोर्ट्स थोड़े महंगे हो जाए जिससे लोग मंगाए कम, और वही सामान जो इंडिया में मिल रहा है तो इंडियन प्रोड्यूसर से खरीद लें। समझे? इंपोर्ट्स पे टैक्सेस क्यों लग रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज या टैरिफ क्यों लग रहा है? क्योंकि हम इंपोर्ट को चाहते हैं कि रोके, इंपोर्ट को कम से कम करें। हम नहीं चाहते कि इंपोर्ट ज्यादा हो देश के अंदर, जिससे कि हमारे देश के डोमेस्टिक बिजनेस का नुकसान हो। मतलब जो लोग हमारे ऑलरेडी देश के अंदर काम करते हैं उनका नुकसान हो, हम नहीं चाहते वो चीज। इसीलिए आपको मैं कंपैरिजन करके बताता हूं। JBL का स्पीकर खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन वहीं बोट का स्पीकर खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कैल्विन क्लाइन की टी शर्ट अगर खरीदते हो, कैल्विन क्लाइन या गुची प्राडा का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, और वहीं पे आप जो है HRX ऋतिक रोशन का ब्रांड है, या बीइंग ह्यूमन सलमान खान का ब्रांड है। बीइंग ह्यूमन भी सस्ता नहीं है, लेकिन बीइंग ह्यूमन भी सस्ता नहीं है, लेकिन इंडियन ब्रांड है तो कंपैरेटिवली इनसे सस्ता मिलेगा। हाँ या ना? जारा, कैल्विन क्लाइन, क्यों? क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट है, बाहर के प्रोडक्ट है। यस और नो? हाँ या ना? तो जो भी डोमेस्टिक मार्केट की चीजें होती है वो सस्ती इसलिए पड़ती है क्योंकि उस पर टैक्सेस कम लगते हैं, क्योंकि आप इनको प्रमोट करना चाहते हो। हाँ या ना? आप अगर ये बात करोगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगवा लूं तो वो हमेशा आपको रिलेटिवली प्राइसेस ज्यादा पड़ेगी उसकी, और जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइसेस थोड़ी कम पड़ेगी आपको। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे डोमेस्टिक मार्केट का। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इंपोर्ट्स बढ़ने से हमारे ये नुकसान हो जाते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होता है? एक्सपोर्ट बढ़ने से फायदा यह है बाहर से पैसा फ्लो होता है, मनी फ्लो, मनी का इनफ्लो होता है, इनफ्लो। आउटफ्लो होता है इसमें, इनफ्लो होता है इसमें। मनी का क्या होता है बेटा? इनफ्लो होता है। क्या होता है? इनफ्लो। मनी का इनफ्लो होता है एक्सपोर्ट्स के अंदर, ठीक है? मनी का इनफ्लो होता है एक्सपोर्ट्स के अंदर। आपका सामान बाहर जा रहा है,
आपका सामान बाहर जा रहा है, उससे बाहर के देशों से पैसा आ रहा है, तो आपका मनी फ्लो बढ़ जाता है। दूसरी चीज और, आप सेल्फ रिलायंस की बात करते हो। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस? सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि भैया आप अपने लिए, अपने देश के लिए इतना आत्मनिर्भर हो कि आप अपने देश की पूरी चीजों को सेटिस्फाई करने के बाद बाहर किसी को बेच रहे हो। मतलब कि भैया घर में जब खाना बनता है, तो जब गाय के लिए या फिर अगर कोई खाना बच जाता है, तो भैया हम बाहर किसी को देने जाते हैं जब खाना, तो कब देते हैं? जब हमारा पेट भर जाता है, हाँ या ना? हमारे घर में जब भी खाना बचता है और बाहर किसी गरीब को दिया जाता है या किसी एनिमल को, गाय भैंसों को दे दिया जाता है, दान कर दिया जाता है वो खाना कि वेस्ट ना हो, तो उसका पर्पस कब होता है? जब हमारे घर में हर एक व्यक्ति ने अपना ढंग से खाना खा लिया हो। अगर किसी एक इंसान ने भी खाना नहीं खाया होगा तो उसके लिए रख दिया जाता है कि भैया तुम भी खा लो, जितना बचा हुआ है वो फिर हम बाद में दे देंगे, हाँ या ना? तो एक्सपोर्ट्स भी तब हो रहे हैं मैक्सिमम जब हमारे देश में हम खुद से सारे लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। हमारे पास वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है बहुत अबंडेंस में, इसलिए हम दूसरे जगहों पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहां पे उस चीज की कमी होगी। समझ आया? तभी तो बाहर के अरब कंट्रीज के थ्रू जो पेट्रोलियम आता है उनके पास एक्सेस क्वांटिटी में है, उनके पास बहुत एक्सेस क्वांटिटी में, इसलिए वर्ल्ड वाइड वो लोगों को स्प्रेड भी करते हैं। तो बेटा फॉरेन ट्रेड का ये एक बड़ा सा एस्पेक्ट है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चे? तो बेटा ये कुछ फॉरेन ट्रेड हमारी नजरों के सामने रहा है। चलिएगा जरा देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या है फॉरेन ट्रेड हमारे लिए। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। सारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को जो इंक्लूड करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ऑल द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया रिस्पेक्टिवली, कि जो भी फॉरेन ट्रेड का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया के साथ किसी और देश से, मतलब या तो इंडिया में आ रहा है कुछ या इंडिया से जा रहा है कुछ दूसरे देशों के बाहर, मतलब दूसरे देशों के अंदर, तो उसे कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड पॉलिसी? ट्रेड पॉलिसी का मतलब है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इंपोर्ट्स को कम कर दो और एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दो, जिससे होना क्या चाहिए? हम सेल्फ रिलायंट हो। सेल्फ रिलायंट मतलब खुद से आत्मनिर्भर, है ना? आत्मनिर्भर, 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 आत्मनिर्भर लिखा हुआ है ना, आत्मनिर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर। तुम समझ लेना, बस तुम समझ लेना, आत्मनिर्भर लिखा हुआ है। मैं बोला इससे अच्छा वो लिख दो ना, सेल्फ रिलायंट ही रहने दो, नहीं तो तुम बोलोगे सर आप आत्मनिर्भर कैसे, मतलब हिंदी मुझे लिखना नहीं आता भाई, मैं पहले बता रहा हूं, मुझे हिंदी में लिखना नहीं आता, तो मैं हिंदी में लिखूंगा भी नहीं, मात्राओं की गलती हो जाएगी भाई, अपनी हिंदी थोड़ी कमजोर है। तो आत्मनिर्भर मतलब क्या? आत्मनिर्भर मतलब कि हमारा सेल्फ रिलायंट है, हम खुद से, वो बोलते हैं ना उसको आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत की कंडीशन क्या थी कि हमारे देश में ही सब बना लो ना, बाहर से मांगना क्यों है? तुम्हें अगर मान लो स्पीकर तुम्हारे देश के अंदर नहीं मिलते हैं, तो एक काम करो ना, बना लो। लो भैया आ गया, बोट आ गया, मीवी आ गया, मीवी आ गया, इयॉन आ गया, ऐसे कई सारे ब्रांड्स आ गए। स्पीकर नहीं बनते आपके देश के अंदर, लो बना लो, बना लो, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं। ऐसे कई सारी चीजों के अंदर भी यहां पे जो है बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। India has followed the strategy of replacing many imports by domestic production। क्या बोला था मैंने? जो चीजें बाहर से मंगा रहे हो वो इधर ही देश में बना लो ना। इसलिए हम इंडिया को चाहते थे कि हम क्या बना दें? हम बना दे भैया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, हम क्या बना दे इस देश को? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दे। क्या बना दे? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना दे इस देश को। क्या बना दे बेटा? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, कि सारी चीजें इस देश के अंदर ही बने। ये हमारा सेल्फ रिलायंस का हमारा एक वाइटल पॉइंट है। हम चाहते हैं कि हम सारी चीजें खुद से बना लें।
चलेगा। जरा देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा गया है अपने लिए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक पॉलिसी से रेफर करता है ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है कि इंपोर्ट्स को हटा दो किससे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। मतलब कि आप किसी भी ऐसे ब्रांड को हटा दीजिए जो आपको बाहर से बुलाने पड़ते हैं और बाहर के देशों को पैसा पे करना पड़ता है। आप एक प्रोडक्ट इंडिया में ही बना लीजिए, वो इंडिया में ही बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बाहर की बनी हुई कारें नहीं लेनी तो मारुति से ले लो, मारुति से ले लो, इंडियन ब्रांड है। टाटा से ले लो, इंडियन ब्रांड है। समझ आया? सेम वही बात, सेम वही बात, इसी चीज के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी वॉज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। जो बेसिक एम है, बेसिक एम है पॉलिसी का, वॉज टू प्रोटेक्ट, कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। फॉरेन से बेटा कई सारी कंपनी आई हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है ना, उसके साथ साथ सोनी, उसके साथ साथ मान लो आपकी हो गई एमजी, मॉरिस गैरेज, है ना, और क्या हो गई बाहर की कैपिटल वन। ये सर कैपिटल वन क्या है? यूएस बेस्ड एक बैंकिंग कंपनी है ना, यूएस बेस्ड एक बैंकिंग कंपनी है। तो ऐसे कई सारे हमारे पास जो है ना बड़े बड़े ऐसे ब्रांड्स हैं। तो भैया ये सब लोग जब आएंगे तो भैया इनके पास पैसा ज्यादा है, बड़े बिजनेसेस हैं, फेसबुक जैसी चीजें हैं, ये बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। तो यार जब ऐसे बड़े बड़े ऑफिसेस की अगर बात करो तो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस जो होगा वो कहीं ना कहीं सफर कर सकता है ना यार। इनके सामने कौन कंपीट कर सकता है भाई? इनके सामने वही कंपीट कर सकते हैं जो इनके बराबर हो, जैसे कि ये बड़े बड़े कंपनीज है ना। बाकी छोटे बिजनेस को इनके साथ कंपीट करने में मतलब बहुत जी जान लगानी पड़ेगी या बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया रखना पड़ेगा, राइट। तो भैया ऐसी पॉलिसीज बनाइए जहां से इंपोर्ट से हमारे डोमेस्टिक बिजनेस को ज्यादा फर्क ना पड़े, हमारे देश के बिजनेस को बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए। तो वो वाली बात हो जाती है ना कि घर हमारा है लेकिन आतंक किसी और ने मचा रखा है, तो ऐसा तो होने दे नहीं सकते। तो प्रिविलेज हमें मिलना चाहिए, जो कि जरूरी भी है। द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन सर्व इन टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स, कि भैया ये जो पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, इंपोर्ट को हटा दीजिए, एक्सपोर्ट बढ़ाइए, और जो इंपोर्ट वाली चीजें उसको देश में ही बनाइए। उससे दो तरह के आपके ऑब्जेक्टिव जो है सर्व कर सकता है। ये दो तरह के ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो आपके प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज को सेव करेगा, मतलब मेरे पास जो डॉलर्स हैं, जो डॉलर्स रखे हुए मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आरबीआई के पास, वो बच जाएंगे। तो वो बचेंगे तो हमारे पास मतलब कैपेसिटी है, हमारे पास अगर फॉरेन रिजर्व्स अगर बचे हुए हैं तो हमारा डॉलर टू रुपी का वैल्यू बचा हुआ रहेगा, हमारा बहुत सारे बेनिफिट्स हमें होंगे इससे। एंड द अचीविंग सेल्फ रिलायंस ऑल्सो, कि हम खुद से आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। तो ये दो चीजें हमें जो है मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम इंपोर्ट को अगर कम कर देते हैं या उसको रिप्लेस कर देते हैं हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम बचा पाएंगे, ऑल्सो हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा मायने या महत्व रखती हैं फॉरेन ट्रेड के अंदर। क्लियर है? समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कोई अगर दिक्कत परेशानी तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जी आएगा नेक्स्ट पॉइंट में। फिर आते हैं प्रोटेक्शन। अच्छा, प्रोटेक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स थ्रू टेरिफ एंड कोटास। अच्छा, टेरिफ और कोटास के लिए हम जो है इससे इंपोर्ट्स से हमारे देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या सर? इंपोर्ट मतलब कोई भी यूएस है, मान लीजिए यूएसए है, वहां से इंडिया में सामान आ रहा है ना, कोई भी एक ऐसा सामान आ रहा है जो कि देश में नहीं मिलता होगा, है ना। तो कोई भी सामान बुलवाया, मान लीजिए वो मात्र 100 रुपए का था। कितने रुपए का था? 100 रुपए का था। वो 100 रुपए का था, ये 100 में यूएसए से बिक रहा है इंडिया में, लेकिन इंडिया में आते आते ना उस पे लग जाते हैं टेरिफ। टेरिफ मतलब ऐसे टैक्सेस जो कि इंपोर्ट की कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब क्या
कि मैं अगर 100 रुपए की कोई चीज मंगवा रहा हूं तो वो मान लीजिए यहां इंडिया में जब मैं उसको परचेज करूंगा तो मुझे 225 की मिलेगी। है क्या बात करें, तो सेलर को कितना मिल रहा होगा सर? 100 रुपए मिल रहा है। सेलर जो बेच रहा है उसको 100 रुपए मिल रहा है, कस्टमर की जेब से 225 रुपए जा रहा है, तो 125 रुपए कहां जा रहा है? सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास। तो सर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? पहली बात तो सरकार नहीं चाहती आप बाहर से कोई भी सामान बुलवाइए, है ना, मतलब जो नेसेसरी है उन चीजों को बुलवाइए, लेकिन अंदर अंट शंट कोई भी चीजें ना बुलवाएं। तो जब आपको मान लीजिए बाहर से अगर टेस्ला बुलवानी है, यूएसए से मान लीजिए आपको टेस्ला बुलवानी है, तो फिनिश्ड गुड पे 100% कस्टम लगता है। फिनिश्ड गुड पे 100% कस्टम लगता है, मतलब अगर मान लीजिए टेस्ला 30 लाख की है ना, तो इंडिया में आते आते उसके ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे तो वो 60 लाख की हो जाएगी। अब आप सोच रहे थे कि आपने क्या बोला, आपने टेस्ला से बात करी, वहां पे कॉल लगाया कि हेलो सर आपकी टेस्ला कितने की पड़ेगी इंडियन रुपीज में बताना, तो उन्होंने बोला कि सर मेरी टेस्ला जो है 30 लाख रुपए की है। आप खुश हो गए कि यार मेरे पास तो 35 लाख रुपए है, मैं खरीद लेता हूं भाई साहब टेस्ला। पर जैसे ही मैंने उसको बोला तो इंपोर्ट कर दो यहां पे, तो आते आते हो गई 60 लाख की। अब कैसे खरीदूं, अब कैसे खरीदूं? तो भैया 60 लाख की आते आते क्यों होगी? क्योंकि आप इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो। समझ आया? उससे होगा क्या, ये टैरिफ जो है, जब प्राइसेस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। आपने पढ़ा यार बेसिक इकोनॉमिक्स है ये, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इंपोर्ट्स की डिमांड कब होगी? जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो टैरिफ इसलिए लगाया जाता है। टैरिफ रेफर्स टू टैक्सेस लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। क्लियर? सिंपल लॉजिक, हाँ या ना? ऐसे ही चलना है। ऑल्सो अब क्या होता है, कई बार लोगों के पास होता है बहुत पैसा, लोगों के पास है मान लीजिए बहुत पैसा, तो अब बहुत पैसा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि 30 लाख की गाड़ी 60 लाख में भी मिल जाए। तो अब क्या होता है, जैसे आपने एक और चीज पढ़ी इकोनॉमिक्स के अंदर कि स्टेटस सिंबल गुड्स भी होते हैं, है ना। स्टेटस सिंबल गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता, आपने पढ़ा होगा, है ना, कि जो वेबलिन गुड्स होते हैं, वेबलिन गुड्स ऐसे गुड्स जैसे कि होते हैं ना वेबलिन गुड्स, वेबलिन गुड्स ऐसे गुड्स जो कि स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं, इनके ऊपर कोई भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता। मान लीजिए अगर 60 लाख की मर्सिडीज 80 लाख की हो जाए तो इसकी डिमांड इवन और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों को शो ऑफ करने के लिए और बताने को मिल जाता है। पहले लोग शो ऑफ कर रहे थे भैया मेरी 60 लाख की गाड़ी है, अब लोग और शो ऑफ कर रहे हैं कि भैया 80 लाख की गाड़ी है। तो वेबलिन गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता। तो सेम यहां पे क्या हुआ, कुछ जगहों पे कि जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, जिनको लगता है कि मैं तो टैक्स दे दूंगा इतना, तो उन लोगों के लिए क्या किया बेटा, कोटा बना दिया गया। सर यहां भी कोटा होता है? हाँ बेटा होता है। कोटा क्या? कोटा ऐसा, अपन 1950s टू 1990 की बात कर रहे हैं बाय द वे। कोटा क्या है बेटा? कोटा का मतलब होता है एक स्पेसिफाइड लिमिट सेट कर देना, लिमिट सेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल तुम बाहर से तुम कुछ मंगा रहे थे, फेस वॉश मंगवा रहे हो, फेस वॉश मंगवा रहे हो बाहर से। कहां से? मान लीजिए ब्रिटेन से, यूके से तुम फेस वॉश मंगवा रहे हो, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है वहां का फेस वॉश, तो तुम चाह रहे हो कि मैं बहुत सारे फेस वॉश मंगवा लूं। कितने? कम से कम 100 पीसेस बुलवा लूं। कितने बुलवा लूं? 100 पीसेस बुलवा लूं। तो कोटा क्या हुआ बेटा? कोटाज रेफर टू फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन, फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। क्या होता है, जैसे कि देखो क्या बोला गया बेटा कि फेस वॉश अगर यूके से आपको बुलवाना है, 100 बुलवाने थे, तो सरकार ने बोला कि एक काम करो भैया, कोई भी इंसान एक बारी में 10 से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बुलवा सकता। कोटा सेट कर दिया कि आपने लिमिट सेट कर दी कि एक बारी अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप 10 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बुलवा सकते, 10 से ज्यादा बुलवा ही नहीं सकते आप, या आपने लिमिट ही फिक्स कर दी। तो ये क्या हो गया? ये होता है कोटा, ये होता है कोटा। दिस इज नोन एज कोटा। कोटा मींस कि आप एक लिमिट सेट कर दीजिए किसी भी इंपोर्ट के आइटम के ऊपर, जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बचाया जा सके। समझ आया? तो आपने लिमिट सेट कर दी। तो दो तरीके से हम इंपोर्ट्स को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। एक तो बहुत ज्यादा उसकी प्राइसेस बढ़ा दो टैक्स लगा के, दूसरा उसकी लिमिट सेट कर दो कि 10 ही प्रोडक्ट बुलवा सकते, 10 से 11 नहीं हो सकते, है ना। तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट्स आपके काफी कम हो जाएंगे। क्लियर है? चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से बेटा।
कोई भी अगर बात नहीं समझ आई हो या ऐसा कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अच्छा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन उसका क्रिटिकल अप्रेजल की बात कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? कैसे कैसे आपको अप्रेजल्स मिले होंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अनुसार? देखो जरा, इंडस्ट्री के डेवलप होने से क्या फायदा हुआ आपका, जरा देखिएगा। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड टू 24.6%। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपन ने पढ़ा था ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज को डेवलप करना जिससे कि आपका बेनिफिट हो। ठीक है, जिससे कि एक नॉर्मल आदमी भी बेनिफिट कर सके इन सब चीजों का, ना ही सिर्फ रॉ मटेरियल बने हमारे देश के अंदर, पर फिनिश गुड्स भी बने। द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड टू 24.6%। 24.6% से 1990 में ये कितना हो गया बेटा? 91.6% हो गया। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या हुआ? जीडीपी बढ़ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया, हाँ या ना? ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकता हूं मैं, हाँ ना? क्योंकि सर देखो ना, 24.6% से इंक्रीज होके हमारा 91.6% पे आ गया। कितना बढ़ गया भाई साहब, कितना इंक्रीज कर गया? तो मतलब जीडीपी बढ़ गया, देश का फायदा हुआ है जीडीपी बढ़ने से। जीडीपी का बढ़ना मतलब ग्रोथ होने को इंडिकेट करता है। इंडियन इंडस्ट्री इंक्लूडेड इंजीनियरिंग गुड्स। इंडियन इंडस्ट्री ने इंजीनियरिंग गुड्स को इंक्लूड किया एंड अ वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स की एक वाइड रेंज को इंक्लूड किया। द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्स्ड बाय 1990 तक हमारा ना अच्छा खासा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है डेवलप हो चुका था। तो हमने जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो स्टेप लिए थे, उससे हमें इंडस्ट्री की ग्रोथ देखने को मिल रही थी। फिर हमारा एक और कंसेप्ट था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गेव अपॉर्चुनिटीज टू पीपल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने अपॉर्चुनिटी दी लोगों को, गेव अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल विथ स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू बिजनेस, विथ स्मॉल कैपिटल टू गेट इनटू द बिजनेस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गेव अपॉर्चुनिटी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने अपॉर्चुनिटी दी लोगों को विथ स्मॉल कैपिटल के लिए टू गेट इनटू बिजनेस, कि कम पैसा लगाकर भी आप अपना खुद का इंडस्ट्री खोल सकते हो। क्योंकि हर इंसान के पास प्रॉब्लम क्या होती है? फंड्स की। तो जरूरी नहीं है ना कि आपके पास पैसा ज्यादा ही हो तभी आप खोल सकते हो, कम पैसा होगा तो भी आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल सकते हो, ऐसा इन्होंने एक बात करी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्या बोल रहे हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन enabled, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ने क्या इनेबल किया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर। बेटा, जब इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया गया, उसने और बेहतर अपॉर्चुनिटी दी इंडियन सेक्टर को, इंडियन मार्केट को, कि वो खुद से आत्मनिर्भर होकर चीजें बना पाए। जो अपन अभी बात कर रहे थे इंपोर्ट को कम करने की, तो जब बेटा इंपोर्ट कम हो जाएगा, मान लीजिए इंपोर्ट हो रहा था पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा, अब उसको हमने कम कर दिया सरकार ने। अब बेटा इंपोर्ट आपने कम कर दिया, डिमांड थोड़ी कम हुई है। इंपोर्ट के कम होने से डिमांड थोड़ी कम हुई है, लोगों की इच्छाएं, लोगों की डिमांड तो वही रहेगी ना। सामान का आना मना कर दिया, उससे डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, डिमांड तो बढ़ जाएगी। तो आपने क्या बोला? अब डिमांड बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को दिख रहा है कि बहुत सारे लोग कोई प्रोडक्ट मांग रहे हैं और मैं बना सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं डोमेस्टिक बिजनेस हूं, मैं उस प्रोडक्ट को बनाने लग जाऊंगा। तो ये यहां पे हुआ कि जब इंपोर्ट के थ्रू सामान आना बंद हो गए तो लोगों ने अपना व्यापार चालू कर दिया, जिससे कि देश का मुनाफा ही हुआ। हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज को और वास्ट बनाया और बड़े रेंज में खोल लिया। यस और नो? फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, लाइसेंसिंग पॉलिसी। अच्छा, हेल्प द गवर्नमेंट टू मॉनिटर। अच्छा, लाइसेंस से क्या होता है बेटा? सरकार के पास रेगुलेटरी पावर होती है, उनके पास एक कंट्रोल होता है, ठीक है।
उसे रेगुलेशन कहते हैं। तो लाइसेंसिंग से इनने क्या चालू किया बेटा, रेगुलेशन चालू किया, है ना। मॉनिटर करने में इनको मदद मिली, एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हाउएवर एक्सेस रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट क्रिएटेड टू डिफिकल्टीज, पहली मिसयूज और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग। बेटा लाइसेंसिंग होने से फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है किसी भी कंपनी पे या किसी भी जगह पे, वहां पे वो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। तो जब हम लाइसेंसिंग पॉलिसी की बात करें तो आप ये बोल सकते हो कि मॉनिटर कर रहे हो आप, कंट्रोल कर रहे हो, है ना। सरकार जो है कंट्रोल कर रही है आपकी एक्टिविटीज को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। हाउएवर एक्सेस रेगुलेशन, एक्सेसिव रेगुलेशन जो होता है वो डिफिकल्टी जो है ना क्रिएट कर देता है। अगर बहुत ज्यादा रेगुलेट करोगे ना तो उसका क्या करने लग जाएंगे लोग, मिसयूज करने लग जाएंगे। और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि अगर बहुत ज्यादा अगर लाइसेंसिंग में अगर घुस जाओगे तो आपको लाइसेंस लेते लेते ही बहुत सारा समय लग जाएगा, और तब तक इंसान जो है थक हार जाता है कि यार मैं बिजनेस तो बाद में करूंगा, पहले लाइसेंस ही नहीं मिल पा रहा मेरे को। तो वो भी एक चीज यहां पे मेंशन करी गई है। एट द लास्ट पॉइंट, पब्लिक सेक्टर मेड अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन। पब्लिक सेक्टर ने, सरकार ने एक रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया बाय क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। उन्हें इंडस्ट्रियल बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया, also developing infrastructure and promoting development of backward areas। backward areas में भी आपने काफी सारी जगहों पर अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, हर जगह हर चीज, बहुत सारी चीजें बने, जिससे देश के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सको, एक इकोनॉमी को एक बेटर सस्टेनेबल एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बना सको। The need for reform of economic policy was widely felt in the context of changing global economic scenarios, so the new economic policy was initiated in 1991। यहां पे इन्होंने अच्छे सारे स्टेप्स भी लिए थे, पर कुछ चीजें खुद से सफिशिएंट नहीं थी, कुछ चीजें खुद से सफिशिएंट नहीं थी, इसीलिए आपको थोड़ा सा ड्रॉबैक भी देखना पड़ा, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आए, क्योंकि वो लंबे समय तक वो डिसीजन इस हिसाब से नहीं लिया जा सकता था। आपको बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि मार्केट बदल रहा था, इकोनॉमी बदल रही थी, और आपके देश के आसपास के लोग, आसपास के देश और आपका खुद का देश बदल रहा था, तो आपको भी बदलाव वाले डिसीजन चाहिए थे। और इस वजह से हमें 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इंट्रोडक्शन करना पड़ा। ठीक है बेटा, तो पब्लिक सेक्टर ने अपना काफी अच्छा रोल निभाया, लेकिन अब जरूरत पड़ रही थी हमारे को बाहर के देशों के साथ इन्वॉल्व होने की। हमें जितना बचाना था डोमेस्टिक मार्केट को उतना बचा लिया हमने, लेकिन अब था हमारे लेवल को बाहर पहुंचाना और हमें एक अच्छे लेवल पे कंपीट करके अपने आप को और स्ट्रांग बनाना। ठीक है बेटा, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि 1991 के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हमें बताया गया है। बेटा ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे आपके पास सारी की सारी वीडियोस KG 1 से लेकर 12 तक की एकदम फ्री मिलती है। CBSE इंग्लिश मीडियम हो, भले ही स्पोकन इंग्लिश हो, CVT हो, NTSC हो, ओलंपियाड हो, हिंदी मीडियम के लिए अपने पास हिंदी अलग चैनल भी है, उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर, ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए रिलेटेबल है, आपके लिए फायदेमंद है, और सारी की सारी फ्री है मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट और उसके यूट्यूब चैनल पे। फिर भले ही आप किसी लैपटॉप से पढ़ लो, मोबाइल फोन, या किसी टैबलेट से ही क्यों ना पढ़ लो। आपको नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है बेटा। 95+% लाना हो, 100 में से 100 लाना हो, इन नोट्स को जरूर लें। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए हैं, और जिनसे पढ़ते हो वैसा ही लिख के आते हो, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। Also, if you want, you can follow us on all these other platforms. Those are YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, and Telegram पर भी. I hope you guys like the video. Thank you so much.